गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा मैंने प्लस टू 12th क्लास का HBSE बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का बेटे सोल्यूशन नंबर 2, ठीक है जी, पेपर सेट 2 80 मार्क्स का स्टार्ट किया हुआ था। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। बेसिकली 35 पेजेस का 80 मार्क्स का पूरा कंप्लीट पेपर है। इसका पार्ट 1 यानी कि बेटा अपन ने किया था अपलोड 14th नंबर पेज है ना, देखो यहाँ पर टॉप टॉप कॉर्नर, टॉप राइट साइड कॉर्नर पे 14th लिखा हुआ है। ठीक है, इसको डिस्कस कर लिया था हमने। और 28वां हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए, इसकी डिस्कशन चल रही थी हमारी, है ना जी। 15th गरीब किसान और भूस्वामियों के बीच अंतर बढ़ना, मध्यम श्रेणी के किसानों का उदय होना, ये तो नेगेटिव था। पॉजिटिव क्या थे इसके हेडिंग? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और समाज में लोगों के जीवन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया था। ठीक है, जीवन स्तर में सुधार। अब हम स्टार्ट करते हैं 29th नंबर क्वेश्चन से। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो बेटा। ये लास्ट वाले 3-4 पेपर को रट्टे लगा जो अच्छी तरह। रट्टे मेरे कहने का मतलब, रट्टे का मतलब कि रट के नहीं जाना। बेसिकली 3-4 बारी रिपीटेडली सुनते जाओ, उससे आपकी मेमोरी में परमानेंट स्टोर हो जाएगा। तब तक के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, ठीक है, तब तक आप रिपीटेडली सुनते जाओ 3-4-5 बारी बस। चलिए देखिए बेटा 29th नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेहरू जी की विदेश नीति के 4 मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964, देखो कितना आसान है याद करना। 46 का ऑपोजिट कर दो 64, कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन हो गया ना। 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। उनके विदेश नीति के 4 मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। गुटनिरपेक्षता, पंचशील, ठीक है जी, निशस्त्रीकरण, और 4th पॉइंट है राष्ट्रमंडल की सदस्य। 5th पॉइंट है जी क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा। 5 पॉइंट है, ठीक है जी। पहले तो हेडिंग ही रट के जाने आपने अच्छी तरह से। चलो जी, गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब सारी दुनिया 2 गुटों में बंटी हुई थी, तब भारत ने दोनों सैन्य गुटों यानी कि फर्स्ट पूंजीवादी गुट और दूसरा साम्यवादी गुट में किसी से भी शामिल न होकर अलग रहने का निर्णय लिया। परंतु गुटों से अलग रहने का मतलब तटस्थता या अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रति, ठीक है जी, के प्रति निष्क्रियता नहीं है, अपितु निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखना है। निष्क्रियता नहीं है मतलब कि एक्टिव नहीं है, पर कहते एक्टिव है, नहीं है नहीं मतलब कि एक्टिव है, निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखना है। पंचशील। पंचशील विदेश नीति के 5 सिद्धांत हैं जिन पर चलकर दुनिया के किसी भी कोने में शांति की स्थापना की जा सकती है। इस सिद्धांत को पंडित नेहरू ने सर्वप्रथम 1954 में तिब्बत के प्रश्न पर लागू किया। उस समय दोनों देशों भारत व चीन ने इस सिद्धांत में आस्था प्रकट की। उस समय चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे। ये 5 सिद्धांत एक दूसरे की प्रभुसत्ता व अखंडता बनाए रखना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, आपस में समानता व मित्रता की भावना बनाए रखना। 5th है जी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन। 3rd पॉइंट देखिए, निशस्त्रीकरण। नेहरू जी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गहन विश्वास रखते थे। वे परमाणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करना चाहते थे। वे परमाणु हथियारों के खिलाफ थे। उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया। यह कारण है कि भारत ने 1968 में 1968 की परमाणु अप्रसार संधि, जो कि वे भेदपूर्ण है, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। 4th पॉइंट राष्ट्रमंडल की सदस्यता। नेहरू जी के जोर डालने पर 1949 में राष्ट्रमंडल का नाम दिया गया।
अन्यथा पहले इसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का नाम दिया गया था, यानी कि इसे 1949 से पहले ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का नाम दिया गया था, पर 1949 के बाद सिर्फ राष्ट्रमंडल का नाम दे दिया गया, ब्रिटिश कीवर्ड हटा दिया गया। नेहरू ने कहा था कि हमने राष्ट्रमंडल का सदस्य रहना इसलिए चुना है क्योंकि हम अकेले नहीं रहना चाहते। राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने से हमारी प्रभुसत्ता कम नहीं होती। यह स्वतंत्र राष्ट्रों का संघ है, कोई देश यहाँ छोटा बड़ा नहीं है। 5th पॉइंट, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा। नेहरू जी ने हमेशा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने 1950 के दशक में एशियाई एकता की पैरोकारी की। उन्हीं के प्रयासों से 1955 में एफ्रो एशियाई, ठीक है जी, एफ्रो एशियाई देशों का सम्मेलन बाडुंग में हुआ। इस सम्मेलन में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई। इस प्रकार नेहरू काल भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर साबित हुआ। जैसे कहते हैं ना माइलस्टोन साबित होना, वैसे। 30वां क्वेश्चन देखिए जी, अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के कोई 4 प्रमुख सुझाव दीजिए। आंसर, वर्चस्व का अर्थ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किसी देश की ऐसी शक्तिशाली स्थिति जिसके कारण उसका कोई अन्य प्रतिद्वंदी नहीं होता और विश्व की समस्त गतिविधियां उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। अमेरिकी वर्चस्व के अनेक पक्ष हैं, सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक वर्चस्व। अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है जी, विश्व सरकार की स्थापना करके। विद्वानों के इस मत में दम नहीं है, क्योंकि हर देश में सरकार होती है लेकिन विश्व सरकार नाम की कोई चीज नहीं होती। रही बात अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, लेकिन यह स्पष्ट हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व सरकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दरअसल सरकार विहीन राजनीति है। सिंगल कोट्स में राजे कोटेशन टाइप बन जाता है ना, ठीक है। सरकार विहीन राजनीति है। कुछ कायदे जरूर हैं जो युद्ध पर कुछ अंकुश होता है बाधा लगाना, रोकना, हिंड्रेंसेस रखते हैं, लेकिन ये कायदे कानून युद्ध को रोक नहीं सकते। ऐसे में कोई भी देश अपनी सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हवाले नहीं करेगा। नंबर 2 पॉइंट देखे जी, वर्चस्व जनित, ठीक है जी, वर्चस्व जनित अवसरों के लाभ उठाने की रणनीति। दूसरा सुझाव यह है कि सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए, ठीक है, विरुद्ध नहीं जाना, उसके साथ रहते हुए, वर्चस्व में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना कहीं उचित रणनीति है। उदाहरण के लिए बेसिकली स्ट्रैटेजी है, वो कह रहे हैं कि किस टाइप की कैसे स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, ट्रिक्स ऐसे है ना जी। उदाहरण के लिए आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा करने के लिए व्यापार को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और निवेश जरूरी है, और जैसे स्टील इंडस्ट्री लगाना, शुगर इंडस्ट्रीज लगाना, और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से इसमें आसानी होगी, न कि उसका विरोध करने से। इसे बैंड बैंगन, देखो भाई, बैंड बैगन अथवा जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए, ठीक है जी, जैसा वो चाहते हैं वैसी करके चलो, उससे हमें ही फायदा होने वाला है, की रणनीति कहते हैं। बैंड वैगन अथवा जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए की रणनीति कहते हैं। 3rd पॉइंट देखिए जी, वर्चस्व पूर्ण देश से यथासंभव दूरी बनाकर। वर्चस्व से निपटने का एक उपाय यह भी है कि वर्चस्व पूर्ण देश से दूसरे राष्ट्र दूरी बना ले, या यूं कहें कि उसकी नज़र में खुद को चढ़ने ना दे, ताकि उसके शक्तिशाली देश के गुस्से का शिकार होने से खुद को बचाया जा सके। परंतु चीन, भारत, रूस और यूरोपीय संघ के लिए व्यवहार में ऐसा कर पाना असंभव है। 4th पॉइंट, राज्येतर संस्थाओं के विश्वव्यापी नेटवर्क द्वारा। कुछ विचारकों का मानना है कि अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक और सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती मिलेगी। यह चुनौती स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन और जनमत के आपसी मेल से प्रस्तुत होगी। मीडिया का एक तबका, बुद्धिजीवी, कलाकार और लेखक आदि अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिरोध के लिए आगे आएंगे। ये सभी राज्यों की संस्थाएं एक
नेटवर्क तैयार करेगी जिसमें अमेरिका के नागरिक भी शामिल होंगे। वे सभी साथ मिलकर अमेरिकी नीतियों की आलोचना का प्रतिरोध करेंगे। कंक्लूड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन बेटा, जो लॉन्ग क्वेश्चन है। कंक्लूड में चाहे तुम 2 या 2.5 लाइन लिखा ना, बट लिख कर जरूर आना, उससे एग्जामिनर को क्या फील होता है कि भाई अब वाइंड अप हो रहा है, क्वेश्चन को बंद करने जा रहे हैं। ठीक है, कंक्लूड जरूर लिखना। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या कोशिश तो करना शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिखा जाए, चलो लॉन्ग में तो एटलीस्ट लिखिए ना कंक्लूजन सॉरी जी। ठीक है, निष्कर्ष रूप में हम क्या लिखना होता है बच्चे कंक्लूजन में? ऊपर से उठा के 2-4 अच्छी बातें, 2-4 बुरी बातें, फिर भी एंड में कह देना नहीं जो भी कुछ हो भाई सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। ठीक है, निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि हम सभी विश्व ग्राम में रहते हैं। इस ग्राम में एक चौधरी है और हम सभी उसके पड़ोसी हैं। यदि चौधरी का वर्ताव असहनीय हो जाएगा तो भी हम उसे गांव को देखो सोच के देखो ना, अमेरिका के लिए बोल रहा है ये बात, भारत अमेरिका के लिए बोल रहा है कि भाई रहना तो उसके साथ मिलजुल के ही है ना। अगर अमेरिका हमारे साथ गलत बिहेव करेगा फिर भी हम छोड़ थोड़ी देंगे। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, टेक्नैलिटीज, मॉडर्नाइजेशन उसी के कारण ही संभव हो पाएगा ना। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, हमें ग्लोबलाइजेशन वगैरह सब कुछ उतने ही, मतलब कि हमारे इंडियंस ही इंटेलिजेंट होएंगे ना उतने ही ज़्यादा। ठीक है, यदि चौधरी का बर्ताव असहनीय हो जाए तो भी हम उसे या उस गांव को छोड़ नहीं सकते। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलिए 31वां क्वेश्चन देखिए जी। पंजाब समझौता क्या है, उसके मुख्य प्रावधान प्रोविजंस क्या थे? आंसर, 1984 के चुनावों के बाद सत्ता में आने पर नए प्रधानमंत्री, ये जो हल्के हल्के क्रॉस है ना बेटा, इनको मत पढ़ना या खुद अपने आप ही अंडर वो कर लेना आपके मार्कर वगैरह से। ठीक है, आने पर नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1984 के चुनावों के बाद सत्ता में आने पर नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आतंक और अलगाववादी समस्या से ग्रस्त पंजाब राज्य की स्थिति को सुधारने व सिख समुदाय को शांत करने के लिए नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत की शुरुआत की। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन छोटे में आ सकता है, अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ 1985, आपको पता है लोंगोवाल पंजाब में एक शहर का नाम भी है, संगरूर के पास। ठीक है जी, संगरूर बठिंडा बेल्ट है जो बोली, के साथ 1985 के जुलाई में एक समझौता हुआ। इस समझौते को राजीव लोंगोवाल समझौता अथवा पंजाब समझौता भी कहा जाता है। समझौता पंजाब में अमन शांति कायम करने ठीक है, ये बड़ी की मात्रा काटी हुई है, करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस समझौते के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। नंबर फर्स्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है बेटा, ध्यान से सुनो सारा क्वेश्चन। फर्स्ट देखिए, इस समझौते में सहमति हुई कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा और पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति होगी। नंबर सेकंड, समझौते में यह भी तय हुआ कि पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी के बंटवारे के बारे में फैसला करने के लिए एक ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल तो लीगैलिटीज, ठीक है, लीगैलिटीज मतलब कुछ लीगल फॉर्मेशन के रूप में कुछ रूल्स बनाए जाएंगे, कुछ प्रोविजंस बनाई जाएंगी। ट्रिब्यूनल या फिर बोल दीजिए न्यायाधिकरण बैठाया जाएगा। थर्ड पॉइंट, समझौते के तहत सरकार पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और उनको बेहतर सलूक के साथ सम्मानजनक स्थिति देने पर राजी हुई। फोर्थ पॉइंट, पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लेने की बात पर सहमति हुई। ठीक है जी, सहमति हुई। बहरहाल समझौते के, ये कंक्लूजन टाइप है जो 2 लाइंस एंड में, ठीक है जी, बहरहाल समझौते के प्रभावी होने पर भी पंजाब में अमन आसानी से कायम न हुआ और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। ठीक है, कंक्लूजन में लिख देना बेटा ये 2 लाइंस ये होगी, 1-2 लाइन और ऊपर से ले लेना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। भारत में सांप्रदायिकता की उत्पत्ति और विकास के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए। आंसर, सांप्रदायिकता का अर्थ है धर्म या संप्रदाय के नाम पर हिंसक घटनाएं होना, लड़ाई, खून खराबा, मार काट। ठीक है जी। संप्रदाय एक संकुचित भावना है, संकुचित मतलब कॉन्ट्रैक्टेड,
ठीक है जी, सिंगुड़ी हुई। जब एक धर्म या संप्रदाय के लोग अपने आप को दूसरे धर्म या संप्रदाय से अलग समझने लगे, श्रेष्ठ समझने लगे और अपने राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए अन्य संप्रदायों के हित की अवहेलना, बुराई करने लगे ना, अवहेलना करने लगे, तो उसे सांप्रदायिकता कहेंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बेटा, देखो कितना नॉर्मल सा आम लिखा हुआ है। सोसाइटी में रहना, उठना बैठना, कम्युनिटी में कैसे, उनसे रिलेटेड सारी पॉलिटिकल साइंस आपकी है ना जी। चलिए, हालांकि सांप्रदायिकता से भारतीय राजनीति न तो स्वतंत्रता से पूर्व और न स्वतंत्रता के बाद अछूती रही। इसके बीज भारतीय राजनीति में गहरे हैं। अगर स्वतंत्रता से पहले देखें तो पाएंगे कि फूट डालो और शासन करो की नीति, है ना जी, स्लोगन सुना था आपने। भारत का विभाजन, धार्मिक कट्टरता, धर्म के नाम पर राजनीति दलों का गठन, मुसलमानों का आर्थिक पिछड़ापन व उनकी धार्मिक कट्टरता, हिंदू उग्रवाद, सरकार की गलत नीतियां, अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना आदि अनेक कारण थे जिनसे सांप्रदायिकता का विकास हुआ। परंतु स्वतंत्रता के बाद सांप्रदायिकता का विकास निम्न 4 कारणों से या घटनाओं से हुआ। मेन कारण देखिए क्या थे। ठीक है जी, कुछ नहीं बेटा, जो ऊपर से पढ़ा हुआ है ना, उन्हीं में से सम अप करके अब पॉइंट्स निकल के आके। फर्स्ट देखिए, हिंदुत्व की अवधारणा, हिंदुत्व या हिंदूपन शब्द का प्रयोग वी.डी. सावरकर ने किया। उन्होंने इसे भारतीय राष्ट्र की बुनियाद बताया। इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि मजबूत राष्ट्र सिर्फ एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियाद पर ही बनाया जा सकता है। ठीक है, यूनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर सारे। भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता की बुनियाद केवल हिंदू संस्कृति ही हो सकती है। 1980 व 1984 के चुनावों में खास सफलता न मिलने पर 1986 में या उसके बाद भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता चुना और हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति अपनाई। सेकंड पॉइंट, शाहबानो विवाद। ठीक है जी, ध्यान से देखो, ये छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन सब टाइप में कहीं पर भी फिट हो सकते हैं। जितने ज्यादा अच्छे ढंग से बेटा आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के जाते हो ना किसी भी सब्जेक्ट के, तो समझो आपको छोटे क्वेश्चंस के लिए प्रेपरेशन नहीं करनी पड़ती। लॉन्ग क्वेश्चन रिपीटेडली पढ़ के जा करो, लॉन्ग वाले, उन्हीं में से वेरी शॉर्ट एमसीक्यूज सब टाइप के क्वेश्चंस निकलाते और आपकी जीके हाई होती जाती है। ठीक है, एक मतलब कि स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट अप्रोच फॉलो हो जाती है ना, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट लगा लीजिए, शाबान इजीएस्ट टू टफेस्ट लगा लीजिए, या फिर शाबानो विवाद 1985। शाबानो एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला थी। उसने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए अदालत में अर्जी लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने शाबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। कुछ पुरातन पंथी मुसलमानों ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है, पर्सनल, क्योंकि उसे पर्सनल लाइफ से था ना, में अदालत का हस्तक्षेप बताया। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 पास कर दिया। सरकार के इस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त, मतलब कि ठुकरा दिया गया। सरकार के इस फैसले का महिला संगठनों, मुस्लिम महिलाओं और बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। भाजपा ने इस मामले पर कांग्रेस सरकार की बहुत आलोचना की। देखो, बीजेपी और कांग्रेस आगे आपस में ओपोनेंट्स हो गए। इस मामले ने न केवल सांप्रदायिकता को बढ़ाया बल्कि भारतीय राजनीति में जगह बना ली। थर्ड पॉइंट, अयोध्या विवाद और बाबरी मस्जिद विध्वंस। अयोध्या को हिंदू श्री की जन्मभूमि मानते हैं। कुछ हिंदुओं का मानना है कि राम की जन्मभूमि में राम मंदिर को तोड़कर 16वीं सदी में बाबर, जो मुस्लिम शासक था, के मंत्री मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसे बाबरी, ठीक है जी, बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तब से इस भूमि पर मंदिर मस्जिद का झगड़ा हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच चल रहा है। भाजपा ने इसे अपना चुनावी मुद्दा बनाया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के
ध्यान से देखना बेटे, यहाँ जो कटिंग है ना बिल्कुल ही एकदम बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो रही है, कुछ ये कंफ्यूजन नहीं है कि पता नहीं क्या करा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है आज सच। ठीक है, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के कारण देश में सांप्रदायिकता का पुनः विकास हुआ। फोर्थ देखिए, गुजरात दंगे 2002, फरवरी 2002 में गोधरा गुजरात स्टेशन पर अयोध्या की ओर से आ रही एक ट्रेन की बोगी पर जो कार सेवकों से भरी थी उसमें अचानक आग लग गई। इस आग में अनेक लोग मारे गए। इस घटना का संदेह मुसलमानों पर किया गया कि यह आग मुसलमानों ने लगाई है। इससे गुजरात में जन लोग धन पैसा की हान तो हुई, साथ ही साथ सांप्रदायिक झगड़े, ठीक है, हिंदू मुसलमानों के और बढ़ गए, क्योंकि वो हिंदू था वो मुसलमान था, हिंदुओं को लगा कि मुसलमान ओपोनेंट होकर हमारे पे अटैक करें। इन 4 घटनाओं से जो सांप्रदायिक आग लगी उसकी ज्वाला लपटों में आज भी देश में धधक रही है। इन सभी घटनाओं ने न केवल सांप्रदायिकता का पुनः विकास किया अपितु धर्मनिरपेक्षता को भी चोट पहुंचाई। ठीक है जी, 33वां क्वेश्चन देखिए बेटा, 33 क्वेश्चन देखिए, 20वां नंबर पेज चल रहा है बेटा अपना। निशस्त्रीकरण, देखो निशस्त्रीकरण होता है कि शांति से बिना शस्त्रों के। ठीक है, निशस्त्रीकरण की आवश्यकता के 4 कारण बताइए। आंसर, निशस्त्रीकरण का अर्थ है यानी कि ना होना। ठीक है, यानी कि ये किरपान पिस्तौल बारूद कुछ भी ना होना। यहाँ या निर का अर्थ है बिना, और शस्त्रीकरण का अर्थ है शास्त्रों के, यानी कि इसका पूरा अर्थ हुआ बिना शस्त्र अस्त्रों के, विदाउट एनी वेपन्स। अब तक हमने देखा कि इस बिना अस्त्र शस्त्रों या बिना हथियारों के विश्व की कल्पना करना असंभव है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल पॉलिटी में हम देखते हैं कि विभिन्न देशों ने जब तब डिफेंस यानी दबाव के रूप में हथियार बनाने या सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते। इन दलीलों के आधार पर हथियार बनाए भी और रखे भी। जिस प्रकार पूर्ण निशस्त्रीकरण असंभव रहा, निशस्त्रीकरण की मांग होती है। सभी राज्य चाहे उनका आकार ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज रहते हैं। 1972 की जैविक संधि और 1992 की रासायनिक संधि के तहत ऐसे हथियारों को बनाना, और जिसमें बच्चे रासायनिक केमिकल्स पढ़ते हैं, ध्यान से देखो ये लाइन पढ़ो ध्यान से। 1972 की जैविक संधि, जैसे अब ये पुतिन वाली रूस वाली लड़ाइयाँ चल रही हैं, ठीक है, उनमें बीच बीच में कहा जाता है कि वो कुछ केमिकल्स वाले हथियार भी बना रहे हैं जो हमारी इन्वायरमेंट और हमारी ये जो ह्यूमन बीइंग्स है उनके लिए वेरी वेरी डेंजरस है ना जी। देखो 1972 की जैविक संधि और 1992 की रासायनिक संधि के तहत ऐसे हथियारों को बनाना और रखना प्रतिबंधित है, परंतु अमेरिका मतलब रोक लगाई गई है, पर फिर भी परंतु अमेरिका और सोवियत रूस सामूहिक संहार के अस्त्र यानी कि परमाणु हथियार का विकल्प नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए दोनों ने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया है। इसलिए निशस्त्रीकरण का स्थान शस्त्र नियंत्रण ने ले लिया। शस्त्र नियंत्रण कहता है कि शस्त्रों को कम किया जाए, उनकी क्षमता कम की जाए, क्योंकि बिना हथियारों की दुनिया तो संभव ही नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, निशस्त्रीकरण तो हो गया कि बिल्कुल ही नहीं रखने पर। कुछ कंट्रीज डिमांड करे कि भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर हमारी कंट्रीज के ऊपर ओपोनेंट कंट्रीज अटैक कर दे तो हम अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे ना, तो कहते रखेंगे हम तो। ठीक है, पर उसके लिए फिर नया कीवर्ड क्या है, शस्त्र रखो पर किसी नियंत्रण में रखो, कंट्रोल में रखो, एक्सेस में ना रखो जो हमारी इन्वायरमेंट को, ह्यूमन बीइंग्स को, ठीक है, सेहत को पोल्यूट करे कुछ भी। शस्त्र नियंत्रण कहता है कि शस्त्रों को कम किया जाए, उनका क्षमता कम की जाए, क्योंकि बिना हथियारों की दुनिया तो संभव नहीं है। निशस्त्रीकरण की आवश्यकता के 4 कारण। अब भाई क्यों जरूरत थी इसकी निशस्त्रीकरण की, क्यों अनाउंसमेंट कर दी कि भाई शस्त्र नहीं रखने, क्योंकि बेटे दंगे फसाद बहुत मिसयूज हो रहा था बेसिकली। जैसे आजकल देखो घरों में हम लोग अपनी लाइसेंस वाली पिस्टल रख लेते हैं, बट कब किसको कब गुस्सा आ जाए, वो कब उसका मिसयूज कर दे, ये वेरी वेरी डेंजरस है ना। इसलिए अनाउंसमेंट ओपनली ग्लोबली हो गई थी कि भाई किसी ने नहीं रखने। चलिए देखिए, फर्स्ट निशस्त्रीकरण की आवश्यकता के 4 कारण देखिए। फर्स्ट, विश्व शांति की स्थापना के लिए आवश्यक है। जब तक विश्व के देश हथियार बनाए ये बेटा ये इसको क्या बोलते हैं, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी
नहीं है ये बेसिकली। देखो, कुछ किसी चीज़ की प्रोडक्शन की जाए जिसमें वेलफेयर ऑफ सोसाइटी हो। देखो, प्रोडक्शन हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो ये हथियार बनाती है, पर दिस इज़ द अगेंस्ट ऑफ द सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि नुकसान हो रहा है। एक तरफ तो प्रॉफिट अर्न कर रही है हमारी कंपनीज, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर कंपनीज, पर ये तो देखो ना दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी का, कम्युनिटी का, सबका नुकसान है ना ये बारूद, गोला बारूद से, है ना जी। तुम +2 इकोनॉमी में पढ़ते हो, इसका अच्छा खासा कंसेप्ट। विश्व शांति की स्थापना के लिए आवश्यक है, जब तक विश्व के देश हथियार बनाए गए या रखे गए, तब तक विश्व में शांति की स्थापना असंभव है। नंबर 2, विश्व युद्धों के बावजूद शीत युद्ध इसका उदाहरण है। आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए दुनिया के देश अपने विकास या कुल आय का बहुत बड़ा हिस्सा हथियारों पर खर्च कर देते हैं। यदि इस धन का प्रयोग अन्य जगहों पर किया जाए तो बेहतर होगा। ठीक है जी। आणविक, थर्ड पॉइंट, आणविक संकट से बचने के लिए दूसरे विश्व युद्ध ने परमाणु शक्ति की विध्वंसकता का सच सारी दुनिया के सामने रख दिया। जापान की पीढ़ियां आज भी उस कटु सच को झेल रही हैं। आज तक उससे भी अधिक शक्ति वाले आणविक बम दुनिया के देशों के पास हैं। फोर्थ, सैन्य वर्चस्व को रोकने के लिए हथियारों के दम पर किया गया कोई भी देश दादागिरी कर सकता है। बेटे वो तो है ही, बच्चे भी दादागिरी करने लग जाते हैं जिनके हाथों में पिस्टल आ जाती है कि देखो, है ना जी। आप सोचो बेटे गलत बात है ना ये, जो कि संपूर्ण मानव जाति के लिए घातक हो सकती है। इससे लोकतंत्रीय व मानवीय मूल्यों का ह्रास होता है। उपयुक्त, बेटा ये कंक्लूड हो रहा है अब, ठीक है, कंक्लूजन कर रहे हैं हम, परिणाम स्वरूप जिसे कहते हैं। प्रेम्बल भी लिखा करो, कंक्लूजन भी लिखा करो। प्रेम्बल होते हैं भूमिका, भूमिका मतलब इंट्रोड्यूस कराना 2-4 लाइंस में, बस फिर जो रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चनिंग के अकॉर्डिंग आंसरिंग किया करो। उपयुक्त कारणों से निशस्त्रीकरण की अत्यंत आवश्यकता है, यह सभी देशों का सामूहिक दायित्व भी है। लाइफ इज वेरी कलरफुल बेटा, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। चलिए 34 क्वेश्चन देखिए जी। सोवियत प्रणाली की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। आंसर, सोवियत प्रणाली सोवियत रूस से संबंधित है। समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसे USSR भी कहते हैं, 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी। फर्स्ट पॉइंट, कम्युनिस्ट पार्टी, यह सोवियत राजनीति प्रणाली की धुरी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ का एकमात्र राजनीतिक दल था। इसमें किसी अन्य दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था व राज्य पर इसका पूर्ण नियंत्रण था। नंबर 2 पॉइंट, साम्यवादी देशों का नेता, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों को सोवियत रूस ने फांसीवादी ताकतों से बचाया और वहाँ उन सभी देशों में अपने मजबूत नेटवर्क से एक जैसी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न की। इसे साम्यवादी गुट या साम्यवादी विचारधारा के नाम से जाना जाने लगा। इसका नेता सोवियत रूस था। थर्ड पॉइंट देखे जी, सोवियत रूस विश्व महाशक्ति के रूप में, अभी भी देखो सोवियत रूस और इंडिया आपस में फ्रेंडली बिहेव करते हैं ना, वो उसकी इंडिया रूस की सपोर्ट करता है, रूस इंडियंस की सपोर्ट करता है। सोवियत रूस विश्व महाशक्ति के रूप में अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती से सोवियत रूस विश्व की महाशक्ति बन गया। उसके 15 गणराज्य सुव्यवस्थित संचार प्रणाली से जुड़े थे। उसकी औद्योगिक प्रणाली काफी विकसित थी। विशाल ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल, लोहा, इस्पात और मशीनरी पर्याप्त मात्रा में थी। नंबर 4 पॉइंट, आत्मनिर्भर घरेलू व्यवस्था, सोवियत रूस में पिन से लेकर कार तक, ठीक है जी, सुई से लेकर जहाज तक का उत्पादन होता था। सभी नागरिकों का न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित था। घरेलू उपभोक्ता उद्योग विकसित था। केंद्रीयकृत प्रशासन, बहुराष्ट्रीयता, लोकतंत्रीय अधिकारों का अभाव, नौकरशाही, निजी संपत्ति का अभाव सोवियत प्रणाली की कुछ अन्य विशेषताएं थी। एक मिनट, मेरे को लगता है, एक मिनट, अरे बच्चा, मेरे को लगता है ये 35 क्वेश्चन चल रहा, नहीं 34 था, ठीक है चलिए 35 क्वेश्चन देखे जी। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का वर्णन करें।
आंसर, गुट निरपेक्ष आंदोलन जब शीत युद्ध के बाद दुनिया के देश दो गुटों में बंट गए थे और दोनों गुटों में विरोधी विचारधारा होने के कारण टकराव अपने चरम सीमा पर था, जिससे दो विश्व युद्धों के बाद भी युद्ध का खतरा था। ऐसे में भारत जैसे देशों की अगुवाई में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल न होकर अपना अलग रास्ता चुना। ये देश दोनों गुटों से आर्थिक सहायता लेकर अपना विकास करना चाहते थे। ये विश्व में शांति स्थापित करना चाहते थे। ये अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहते थे। ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखना चाहते थे। भारत की भूमिका को विभिन्न संदर्भों में रखकर अच्छे से समझा जा सकता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता के रूप में भारत गुट निरपेक्ष के प्रारंभिक सदस्यों में से एक था। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और मिस्र के कर्नल नासिर को इसका मुख्य संस्थापक माना जाता है। ये सभी 1955 में बाडुंग सम्मेलन में एकत्रित हुए और वहां इसकी नींव रखी। एशिया, अफ्रीका के 29 देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। नंबर सेकंड, प्रचारक के रूप में भारत के पंडित नेहरू ने शीत युद्ध के दौर में जब दुनिया के राष्ट्र हथियारों की होड़ में लग गए थे, तब गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से भूमिका तैयार कर दी थी। थर्ड पॉइंट, सहयोगी के रूप में भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलनों में हमेशा भाग लिया और इसकी सभी बैठकों में लिए गए निर्णयों के प्रति अपना सम्मान जताया और तन मन धन से सहयोग दिया। फोर्थ पॉइंट, एक दाता के रूप में भारत ने 8वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन में अफ्रीका कोष का अध्यक्ष बनना स्वीकार किया और इस कोष में 4 करोड़ का चंदा देने की घोषणा भी की। फिफ्थ पॉइंट, नीति निर्माण में सहयोग। 7वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन में श्रीमती गांधी ने विश्व शांतिपूर्ण निशस्त्रीकरण और नई आर्थिक व्यवस्था के लिए अभियान और तेज करने के लिए कहा। ठीक है जी, शांति निशस्त्रीकरण के लिए बढ़ावा दिया श्रीमती गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, करने के लिए कहा। और भारत 8वें व 9वें सम्मेलन में 2 बार अफ्रीकी कोष का अध्यक्ष बना। इस कार्यकाल के दौरान उसने ऋण, पूंजी निवेश तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जैसे कई आर्थिक प्रस्तावों का मूल मसौदा तैयार किया, यानी कि एजेंडा तैयार किया, लिस्ट ऑफ थिंग्स तैयार किया। 6th पॉइंट देखिए बेटा, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भारत हमेशा गुट निरपेक्ष प्रासंगिकता को लेकर सजग रहा। हालांकि शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष ने शांति दूत का कार्य किया, परंतु आज विश्व पर्यावरण, निशस्त्रीकरण, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर गुट निरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलनों से भारत अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा रहा है। चलिए जी, कंक्लूड करते हैं, वाइंड अप करते हैं 35वें नंबर क्वेश्चन को। इस प्रकार भारत ने शुरुआत से अब तक इस आंदोलन में अपनी शानदार भूमिका निभाई है। 36 क्वेश्चन सुनिए जी बेटा ध्यान से। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के, ये बेटा इको की बुक में भी पढ़ा है आपने। इको अगर आपके पास सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल वालों के पास इको होता है, हाँ है ना, ले लेते हैं बेटे, ऑप्ट कर लेते हैं बच्चे, लेना चाहिए बेटा इको सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट को। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के 4 मुख्य उद्देश्य बताइए। आंसर देखिए, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मानना है कि दुनिया में लंबे समय से चली आ रही अर्थव्यवस्था भेदभावपूर्ण है, अतः इसे समाप्त करके इसके स्थान पर न्यायपूर्ण व समान व्यवस्था लागू की जाए ताकि विकासशील देशों के हितों को की भी रक्षा हो सके। यह 1995 में अस्तित्व में आई। इसे NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। इसके 4 विशेष उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, विश्व मुद्रा प्रणाली का साम्यीकरण करना। सेकंड, विकासशील व विकसित देशों के बीच विद्यमान तकनीकी भेद को कम करना, ठीक है ना, टेक्निकलिटीज को बढ़ावा देना। विकासशील जो विकसित हो चुके हैं या फिर जो विकसित हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, विकसित देशों द्वारा विकासशील राष्ट्रों के वित्तीय बोझ को कम करना। फोर्थ, बहुराष्ट्रीय निगमों और MNC कॉरपोरेशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कंपनीज है, ठीक है जी, निगमों और अन्य आर्थिक संस्थाओं को तर्क संगत बनाना। 37वां क्वेश्चन देखिए जी, 1, 2, 3 समझौता क्या है? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आंसर देखिए, 1, 2, 3 समझौता नाम से जाने जाने वाला यह समझौता भारत व अमेरिका के बीच 18 जुलाई 2005 को
को संपन्न हुआ। दरअसल यह समझौता अमेरिका के परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की धारा 123 के, देखो ना मैंने 1 2 3 पढ़ दिया, चाहे 1 2 3 समझ लेना, चाहे 123 पढ़ लेना, के तहत किया गया। इसलिए इसे समझौता 1 2 3 के नाम से जाना जाता है या 123 के नाम से जाना जाता है। इसमें 17 अनुच्छेद है। इस समझौते का पूरा नाम है भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच नाभिकीय न्यूक्लियर एनर्जी के नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए सहयोग समझौता। इस समझौते के द्वारा भारत और अमेरिका ने घोषणा की कि वे असैनिक परमाणु ऊर्जा में सहयोग करेंगे। यह समझौता ऊर्जा की कमी की समस्या का समाधान करने में सहायता करेगा, जो भारत की बढ़ती विकास दर से संबंधित एक प्राथमिक समस्या है। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और भारत के उत्सर्जन में कमी आएगी। जैसे कि बच्चा आपको बताती हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, लिथियम मिला हमारे इंडिया में, लिथियम, ठीक है जी। इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत अमीर हो जाएगी। जो लिथियम है, लिथियम क्या है, हर बैटरी में, हर सेल में, ठीक है, जो ये इलेक्ट्रिकल टॉयज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, सभी सेल्स में पड़ता है, छोटा सेल हो बड़ा सेल हो, ठीक है, सभी ये बैटरीज होती हैं A4 वाली, जो भी बच्चे टॉयज, ठीक है। लिथियम मिला, और भी मिला भी बहुत ही कौन से एरिया में मिला है ये, गुजरात नहीं, कश्मीर वाली साइड, ठीक है जी, शायद से कंफर्म नहीं है बट वैसे, ठीक है, अच्छी खासी क्वांटिटी में मिला हमारे पास। माइनिंग के द्वारा हम खोद रहे हैं बेसिकली। चलिए 38 क्वेश्चन देखिए, चीन द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों के लाभों का। तभी तो बेटा आपने एक बात देखी है, कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है अब इधर बैटरीज वाली गाड़ियाँ, व्हीकल्स, है ना, ये बैटरीज वाली, ये लिथियम के कारण ही पॉसिबल हो पा रहा सब कुछ। चलिए 38 क्वेश्चन देखिए, चीन द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों के लाभों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। आंसर, नई आरंभिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को जड़ से रुक जाओ बेटा, उभरने में, पहले 1 मिनट, लाभों का संक्षेप में, आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को जड़ से उभरने, है बच्चा, उभरने, ठीक है, समृद्ध होने में मदद मिली है, मतलब कि फल फूलने में, उभरने में मदद मिली है। 1973 में चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। चीन ने 1982 में खेती का निजीकरण किया और 1998 में उद्योगों का, ठीक है जी, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक लिखा हुआ है। इससे कृषि उत्पादों और ग्रामीण आय में वृद्धि हुई। इससे ग्रामीण उद्योगों को तादाद में बढ़ी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने से विदेश व्यापार में वृद्धि हुई। चीन विदेशी निवेश का आकर्षक केंद्र बन गया। चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार हो गया। क्यों बन गया बेटे? चाइनीज, देखो हम फिर भी इतनी मतलब कि रोक लग चुके हैं, बट फिर भी हम चाइनीज सामान खरीदते हैं ना जी। फिर भी तो अपने आप ही उसके पास विदेशी मुद्रा, तो फॉरेक्स अपने आप ही इकट्ठा होता जाना था पैसा, क्योंकि उसके सामान को हम खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करेंगे तो हम अपनी इंडियन इकॉनमी भेजेंगे, इंडियन इकॉनमी भेजेंगे, उसके लिए उसकी फॉरेन इकॉनमी यानी कि विदेशी मुद्रा कलेक्ट होती जाएगी। सोचा करो इसको थोड़ा सा, मतलब पूरा चैनल थ्रू प्रॉपर चैनल सोचा करो कि हम हर चीज़ चाइनीज़ प्रेफर करते हैं कि हाई चाइनीज़ के कितने अच्छे गैजेट्स आ रहे हैं। अगर कुछ खरीदेंगे, इंपोर्ट करेंगे तो उसके बदले पैसा मनी तो भेजेंगे। मनी किस रूप में जाएगी? हमारी रुपीज़ के फॉर्म में जाएगी, वहाँ फॉरेक्स के थ्रू कन्वर्ट करके उसके पास हमारी करेंसी चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, पाकिस्तान के लोकतंत्रीयकरण का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। आंसर देखिए जी, 26वां पेज है बेटे, अभी तो 35 पेजेज है, पता नहीं शायद बना पाऊंगी या नहीं बेटा। 37, चलो देखती हूँ कितने पेजेस रहते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन ही बेटा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद शासन की ओर से जनरल अयूब खान के हाथ में आई। शीघ्र ही उसने अपना निर्वाचन निर्वाचन कस लिया, लेकिन जनता के गुस्से के कारण उसे अपना पद छोड़ना पड़ा। मैं फिर से पढ़ती हूँ राजे, ध्यान से सुनो। पाकिस्तान के लोकतंत्रीयकरण का संक्षिप्त में पाकिस्तान आ गया ना बेसिकली। अच्छा, अभी तक पाकिस्तान का कहीं ज़्यादा जिक्र नहीं आया था। भारत, चीन, अमेरिका, अफ्रीका का ही था। पाकिस्तान का बस वो
मुस्लिम वाला आया था, अयोध्या वाला ना, ये पाकिस्तान का क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखो बच्चा। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। आंसर, पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद शासन की ओर जनरल अयूब खान के हाथ में आई। शीघ्र ही उसने अपना निर्वाचन करा लिया, मतलब उसको सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन जनता के गुस्से के कारण उसे अपना इस्तीफा देना पड़ा, पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद शासन की ओर सैनिक शासक शाहिदा खान के हाथ में आ गया। उसके शासन काल में बांग्लादेश को लेकर भारत पाक युद्ध हुआ। उसके बाद बच्चे, अगर मेरे से कुछ बोलने में हल्का से कम ज़्यादा बोला जा रहा है ना, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, ठीक है। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, तीसरे बंदे का नेम आ रहा है बेटा, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार बनी। यह 1971 से 1977 तक कायम रही। ये जो नोट्स हैं बेटा किसी सर के हैं, और सर ने, मैडम ने, हम सब ने मिलके इसको सेटल डाउन किया है। ये यूजीसी की प्रिपरेशन के लिए बनाए गए नोट्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार बनी। यह 1971 से 1977 तक कायम रही। फिर जनरल जियाउल हक ने सरकार गिरा दी। 1988 में बेनजीर भुट्टो की लोकतांत्रिक सरकार बनी। इसके बाद से यहाँ दो दल, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पीपीपी और मुस्लिम लीग के इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति घूमती रही। इस प्रकार 1999 तक यहाँ लोकतंत्रीय सरकार रही। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटा दिया। 2001 में यहाँ अपना निर्वाचन परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्रपति के रूप में करवाया। पाकिस्तान में अब भी सेना की हुकूमत है। हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव कराए हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कई कारण हैं। यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामियों का सामाजिक दबदबा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ लोकतंत्र को समर्थन न मिल पाना पश्चिमी यूरोप के देशों के स्वार्थ है। चलिए बस 40वें तक करते हैं बेटा, ठीक है। 40वें क्वेश्चन यानी कि 26 पेज नंबर तक पढ़ देती हूँ बस जी। फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में लेके आती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये 40 मिनट्स की अप्रोक्स बनेगी। 40वां क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। आंसर, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचाना और शांति कायम करना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक चार्टर है जिसमें इसके नियमन, चार्टर है जी, कुछ लीगैलिटीज, जो लीगैलिटीज नहीं होती उस टाइप में होता है चार्टर। कानूनी कार्रवाई के बाद बनते हैं चार्टर जिसमें इसके निम्न उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना तथा शांति कार्यों व आक्रमणों के दमन के लिए प्रभावपूर्ण सामूहिक उपाय करना। सेकंड पॉइंट, सभी राष्ट्रों के बीच के लोगों के सम्मान के अधिकार और स्वाधीनता के संविधान के सिद्धांत पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकास करना। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवतावादी समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। नंबर 4, इन सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों के कार्यों में समन्वय बनाने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। इसको रिपीटेडली सुन लेना जरूर, और मैं थर्ड पार्ट की वीडियो नेक्स्ट लेकर आती हूँ, क्योंकि 27 से 35 तक अभी मेरे पास सोल्यूशन अभी है। 80 मार्क्स का पूरा कंप्लीट पेपर है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। पॉलिटिकल साइंस क्लास +2 HBSC बोर्ड।